देखिए, we have to study here C programming language, okay, but before just I will give you a brief introduction about the language. Language क्या होती है? कोई भी जब आपने लैंग्वेज पढ़ना सीखा होगा, okay, चाहे हिंदी चाहे इंग्लिश, से अबाउट इंग्लिश, सबसे पहले आपने उसके अल्फाबेट्स को पढ़ना सीखा होगा, लाइक ABCD, या आपने अल्फाबेट्स को पढ़ना सीखा होगा। और जब आपने अल्फाबेट्स को सीख लिया था, तब आपने क्या किया था, वर्ड्स बनाने, फ्रेम करना सीखा था। जैसे हम कहते थे A फॉर एप्पल, लाइक दैट, ठीक है, D फॉर डॉग, C फॉर कैट। ऐसे हम लोगों ने किसको फ्रेम किया था, वर्ड्स को फ्रेम किया था, ओके। और फिर वर्ड्स को फ्रेम करने के बाद व्हाट वी हैव डन, वी हैव फ्रेम अ सेंटेंस, ठीक है, लाइक एन एप्पल अ डे keeps a doctor away। आ रही है बात समझ में, ओके। एंड वंस यू हैव लर्न हाउ टू फ्रेम अ सेंटेंस, फिर आप लोगों ने इससे पूरा पैराग्राफ फ्रेम करना सीखा था। यानी कि अगर आपने क्या किया, अगर आपने एक सेंटेंस को फ्रेम करना सीखा, तो ग्रुप ऑफ सेंटेंस आपका क्या हो गया, पैराग्राफ हो गया, ओके। तो एक स्टेज होती है किसी भी चीज को, किसी भी लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। सबसे पहले हमें उसके वर्ड सीखने होते हैं, वर्ड सीखने के बाद उससे सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए, सॉरी, वर्ड, सबसे पहले अल्फाबेट्स हमारे यहाँ पर सीखना पड़ेगा, फिर उससे आपको वर्ड फ्रेम करना आना चाहिए, वर्ड फ्रेम करने के बाद आपको सेंटेंस फ्रेम करना आना चाहिए, और सेंटेंस फ्रेम करने के बाद आपको पैराग्राफ आना चाहिए, ओके, हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ पैराग्राफ, ओके। सो इट इज ऑल अबाउट दैट थिंग। तो कोई भी लैंग्वेज को सीखने की यही स्टेजेस होती है। कैसे होती है अभी हम आगे डिफाइन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अगर ओवरव्यू दूं सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का, ओके, ओवरव्यू ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके, व्हाई सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या व्हाई लैंग्वेजेस आर इंपॉर्टेंट। देखिए, हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं, देयर आर सर्टेन मशीन्स। आजकल आपको मालूम है सारा जो जमाना है वो किसका है, मशीन्स का जमाना है, ओके। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कोई भी मशीन क्या करे, ऑटोमेटिकली कोई भी काम करे, या कोई भी चीज हमारे लिए क्या हो, कोई सॉफ्टवेयर है वो कैसे रन हो, या फिर और भी सारी चीजें हाउ दे विल रन, वो कैसे रन करे। तो बेसिकली उनको इंस्ट्रक्शंस देने पड़ते हैं। आगे बात समझ में, सपोज द मशीन इज देयर, ओके, अगर इस मशीन से कोई भी आपको वर्क करवाना है, इफ यू वांट दैट दिस मशीन विल डू सम वर्क, तो इसको आपको क्या देने पड़ेंगे, इंस्ट्रक्शन देने पड़ेंगे। गेटिंग माय पॉइंट। और जब आप इसको इंस्ट्रक्शन दोगे, तभी ये मशीन उन इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग क्या करती है, वर्कआउट करती है। लाइक ह्यूमंस, इफ आई एम गिविंग यू ऑर्डर, ओके, लॉग आउट, तो आप लॉग आउट कर जाओगे, ओके। तो मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया, एक लैंग्वेज में मैंने आपको एक इंस्ट्रक्शन दिया। तो बेसिकली ये जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इनको पढ़ने के लिए दो तरीके की लैंग्वेजेस होती है, ठीक है, मशीन लैंग्वेज होती है और एक हाई लेवल लैंग्वेजेस होती है। गेटिंग माय पॉइंट। जो मशीन लैंग्वेजेस होती हैं, दे आर सम टिपिकल टू स्टडी, ओके, क्योंकि दे आर इन सम फॉर्मेट, वो किसी कोड फॉर्मेट की फॉर्म में होती है। गेटिंग माय पॉइंट। मशीन जो लैंग्वेजेस होती है वो किसी कोड फॉर्मेट में होती है। जैसे असेंबली लैंग्वेज की बात करो, तो असेंबली लैंग्वेज में किसी भी इंस्ट्रक्शन को मूव कराने के लिए, ठीक है, जैसे मूव आपका एक्यूमुलेटर बी, कोई बी रजिस्टर है, रजिस्टर से डेटा किसके अंदर मूव करा रहे हो, आप ए के अंदर मूव करा रहे हो। अब जब कंपाइलर इसको रीड करेगा, अभी आपको बताऊंगा व्हाट इज कंपाइलर, कंपाइलर क्या होता है। तो जब इसको रीड करेगा, तो इसके इक्विवेलेंट कोई ना कोई मशीन कोड्स होते हैं, जिनमें इसको क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। और वो मशीन कोड कौन रीड करती है, मशीन, यानी मशीन के समझने के लिए वो कोड्स होते हैं, दे आर इन सम हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। वो किसके फॉर्मेट में होते हैं, हेक्साडेसिमल फॉर्मेट्स में कुछ क्या होते हैं, कोड्स होते हैं। उन कोड्स को क्या करते हैं, ठीक है, ये मशीन क्या करती है, बेसिकली रीड करती है। तो मशीन लैंग्वेजेस समहाउ टिपिकल, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मशीन लैंग्वेजेस बहुत टिपिकल होती है, बट समहाउ टिपिकल टू अंडरस्टैंड।
रादर देन दैट अगर मैं किसी हाई लेवल लैंग्वेज की बात करता हूँ, ठीक है, हाई लेवल लैंग्वेज, तो हाई लेवल लैंग्वेजेस में कौन कौन सी लैंग्वेज अभी नाउअडेज व्हाट आर द लैंग्वेजेस आर देयर, सी, सी प्लस प्लस, जावा, ठीक है, ये सारी आपकी हाई लेवल लैंग्वेजेस को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। ओके, तो ये सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। ठीक है, अब इनमें कोड लिखना कंपैरेटिवली क्या होता है, सिंपल होता है, क्योंकि ये यूजर फ्रेंडली होती है। यूजर का मतलब मैं और आप, हम लोग यूजर्स हैं। ओके, ये यूजर फ्रेंडली होती है, यानी हम इजीली क्या कर सकते हैं, कुछ इनको अगर हम पढ़ ले तो कंपैरेटिवली मशीन लैंग्वेज के इसको समझना थोड़ा सा क्या होता है, आसान होता है। इसीलिए ट्रेंड में क्या है, ये है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या किसी हार्डवेयर डेवलपमेंट के ट्रेंड में हमारे बेसिकली क्या लैंग्वेजेस पढ़ी जाती है, ये सारी लैंग्वेजेस पढ़ी जाती है। ओके, तो जो सी लैंग्वेज है वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्यों है, क्योंकि प्रोग्रामिंग को पढ़ने के लिए ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना जाता है कि सी लैंग्वेज बेस है, या सबसे पहले जो एक हाई लेवल लैंग्वेज जो मार्केट के अंदर फ्लो में थी वो कौन सी लैंग्वेज थी, सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आप एक लैंग्वेज को पढ़ लो तो बाकी की लैंग्वेजेस पढ़ना आपके लिए क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज इन करिकुलम ऑफ एवरी फैकल्टी, मतलब जहां तक है मैक्सिमम जो, जैसे आपके बीएससी वालों के बीएससी फैकल्टी के अंदर है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बीटेक फैकल्टी में सबसे पहले फर्स्ट ईयर में जाते ही क्या पढ़ा दी जाती है, सी लैंग्वेज पढ़ा दी जाती है। गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर आपने सी लैंग्वेज समझ ली तो इसका मतलब ये है कि आगे की जो लैंग्वेजेस आप पढ़ोगे वो पढ़ना अब आपके लिए कंपैरेटिवली क्या हो जाएगा, सिंपल हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ओके, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर सी लैंग्वेज नहीं पढ़ी तो बाकी लैंग्वेज आप नहीं पढ़ सकते। ओके, ये मैं नहीं कहना चाह रहा, बट मैं ये कह रहा हूँ कि अगर सी लैंग्वेज अगर आप पढ़ते हो तो बाकी की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को समझना थोड़ा सा सिंपल हो जाता है। इसीलिए सी लैंग्वेजेस यहाँ पर क्या है, सी लैंग्वेज पढ़ी जाती है सबसे पहले। ओके, नाउ द थिंग इज दैट अगर हम लोग बात करें कि एक स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया लैंग्वेज का लैंग्वेज क्या होती है। ओके, तो अब जब जिस सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को मैं पढ़ूंगा इसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट होता है, ठीक है, फॉर्मेट समझते हो ना, फॉर्मेट, और यू कैन से देयर इज सम स्ट्रक्चर, इसका एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जैसे आप पढ़ते हो ना फॉर्म, कॉलेज का फॉर्म भरना है तो वो उसका एक फॉर्मेट होता है, नेम होगा, नेम के बाद फादर्स नेम होगा, उसके बाद क्या लिखा होगा, एड्रेस लिखा होगा, कॉन्टैक्ट नंबर लिखा होगा, क्लास लिखा होगा, इस तरीके से आप एक फॉर्मेट, फिक्स फॉर्मेट होता है। तो इसी तरीके से जब भी अगर आप सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को पढ़ने जाते हो तो इसका एक फिक्स्ड फॉर्मेट होता है। ठीक है, उस फिक्स फॉर्मेट को सबसे पहले दिमाग में बैठाना जरूरी है। ठीक है, फॉर्मेट में चेंजेस हो सकते हैं, मतलब उसके अंदर क्या लिखना है, क्या करना है, उनके अंदर थोड़ा सा आपको चेंज करना होता है और अपना लॉजिक उसके अंदर फिट करना होता है। दैट इज द बेसिक थिंग। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करूं इसकी फॉर्मेट या इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो सबसे पहले ऊपर लिखा आता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन। ओके, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्या है अभी मैं आपको बताऊंगा। आफ्टर दैट देयर इज कॉल्ड लिंक सेक्शन। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, सबको पता होना चाहिए, सबको याद होना चाहिए। सबसे ऊपर होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर होता है लिंक सेक्शन, उसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन। उसके बाद आता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, लिंक सेक्शन, डेफिनेशन सेक्शन, ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, और इसके बाद आता है मेन फंक्शन। देयर आर सम फंक्शंस हियर, यहाँ पे कुछ फंक्शंस होते हैं, इसको बोलते हैं मेन फंक्शन सेट। हर सी लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक मेन सेक्शन जरूर होता है। ओके, कोई भी प्रोग्राम बनाओगे हर प्रोग्राम में आपको क्या मिलेगा, मेन सेक्शन जरूर मिलेगा। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, मेन फंक्शन सेक्शन होता है।
और इस मेन फंक्शन के अंदर ये जो मेन फंक्शन है, यहाँ पे स्टार्टिंग और टर्मिनेटिंग ब्रेसेस होते हैं। ये जो ब्रेस होते हैं ना, ठीक है, इनको स्टार्टिंग या टर्मिनेटिंग क्या बोला जाता है, ब्रेसेस बोला जाता है। इस मेन फंक्शन के अंदर आप दो काम करते हो। पहला तो डिक्लेरेशन देते हो, ठीक है, यहाँ पे वेरिएबल्स वगैरह होते हैं, उनका डिक्लेरेशन करना होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, डिक्लेरेशन पार्ट होता है। और दूसरा फंक्शनैलिटी पार्ट, फंक्शन का मतलब जैसे c इज इक्वल टू a प्लस बी, तो एक आपका क्या हो गया, एग्जीक्यूशन सेक्शन हो गया, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एग्जीक्यूटेबल पार्ट। दिस इज नोन एज एग्जीक्यूटेबल पार्ट। आगे बात समझ में। और ये अगर स्टार्ट हुआ है, डिक्लेरेशन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो ये क्लोज होगा। यानी ये पूरा किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेन फंक्शन सेक्शन को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। और फाइनली अगर हम बात करें, वैसे प्रोग्राम आपका यही होता है, लेकिन कुछ ऐसे, सर आनंद को परमिशन दे दो। ठीक है। तो हम लोग क्या कह रहे हैं बेसिकली, कि ये मेरा डिक्लेरेशन पार्ट और ये मेरा एग्जीक्यूटेबल पार्ट, तो ये मेरा बेसिकली प्रोग्राम खत्म हो जाता है, यहाँ पे मेरा प्रोग्राम एंड हो गया। लेकिन कब कुछ प्रोग्राम्स की ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि हर कुछ प्रोग्राम्स में सब प्रोग्राम्स की भी क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है। अभी सब प्रोग्राम्स क्या है, ये मैं भी आपको बताऊंगा आगे कि सब प्रोग्राम बेसिकली क्या होते हैं, ये आगे आपको पता चलेगा। लेकिन इसके अंदर एक क्या होता है, जब ये सब प्रोग्राम सेक्शन होता है, यूटिलिटी बताऊंगा मैं कि क्या यूटिलिटी है सबकी। तो इसके बाद होता है सब प्रोग्राम सेक्शन, ये भी एक फंक्शन होता है, ठीक है। इसके अंदर कितने भी फंक्शन, इस सब प्रोग्राम सेक्शन में कितने भी फंक्शन डिफाइन किए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक मेन फंक्शन था, तो यहाँ पे कितने भी फंक्शन सब प्रोग्राम सेक्शन में लिखे जा सकते हैं। ये सब यूजर डिफाइंड होते हैं, ठीक है। ये फंक्शन 2, ये फंक्शन 3 एंड सो ऑन, ठीक है। इतने भी हो सकते हैं, इसके अंदर n फंक्शंस हो सकते हैं, देयर शुड बी n फंक्शन। और इनको बोला जाता है यूजर डिफाइंड। जो यूजर, फिर बता चुका हूं, यूजर का मतलब मैं और आप, ओके। तो ये आपका यूजर डिफाइंड क्या होता है, सेक्शन होता है। दिस इज नोन एज यूजर डिफाइंड सेक्शन। ये एक बेसिक फॉर्मेट है, ये फॉर्मेट आपके दिमाग में फिट होना चाहिए, ठीक है। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे हैं, देखो अब क्या होता है, व्हाट इज, कुछ प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं जिनमें जरूरी नहीं है कि हर पार्ट हो, ठीक है, लेकिन कुछ एसेंशियल पार्ट हमेशा मिलेंगे, कुछ पार्ट मिलेंगे और कुछ पार्ट नहीं मिलेंगे। आगे बात समझ में, ठीक है। जैसे लिंक सेक्शन आपको हमेशा मिलेगा, ठीक है, और मेन सेक्शन आपको हमेशा मिलेगा ही मिलेगा। अब क्या होता है, अगर इन सब प्रोग्राम सेक्शन को यूज करना है, यहाँ पे दो तरीके से वेरिएबल डिक्लेरेशन किए जाते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। एक तो ग्लोबल वेरिएबल्स कहलाते हैं। कौन से वेरिएबल्स कहलाते हैं, फर्स्ट वन आर नोन एज ग्लोबल, ठीक है, और दूसरे होते हैं लोकल। दो तरीके के वेरिएबल होते हैं, ओके। अब ग्लोबल का जनरल मीनिंग आपको मालूम है, ठीक है। इंग्लिश इज अ ग्लोबल लैंग्वेज, जो सब यूज करते हैं, पूरा वर्ल्ड यूज करता है, तो वो ग्लोबली डिफाइंड है, ठीक है। तो ये ग्लोबल का मीनिंग क्या ये होता है। और लोकल का मतलब, जैसे मैंने क्या कहा कि हिंदी एक लोकल लैंग्वेज है जो नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बोली जाती है, तो एक लोकलिटी होगी, दैट इज नोन, इनका मीनिंग ये है, ओके। देखो क्या होता है, जो वेरिएबल आप यहाँ पर डिक्लेयर करोगे, ठीक है, किसके अंदर, इस मेन फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करोगे, उनको किसके अंदर ही रीड आउट किया जा सकता है, केवल इसके अंदर ही रीड आउट किया जा सकता है, ओके। यानी इन यहाँ पे जो वेरिएबल्स होंगे ना, उनको ये वाले फंक्शंस आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे, नहीं पहचान पाएंगे ये, ओके। अगर यहाँ पर भी फंक्शंस में वेरिएबल्स का यूज करना है, यानी कुछ वेरिएबल्स ऐसे होंगे जिनको कहीं पे भी यूज किया जा सके, तो उनका डिक्लेरेशन कहाँ पे किया जाता है, इस मेन फंक्शन के बाहर इस जगह किया जाता है, दैट आर नोन एज ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। उसको बोला जाता है ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। अभी आपको पता है दोनों में डिफरेंस क्या है, एक तो ग्लोबल वेरिएबल्स और एक लोकल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल्स एक पर्टिकुलर फंक्शन के अंदर ही यूज होते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर फंक्शन में यूज होते हैं। लेकिन लोकल जो ग्लोबल जो वेरिएबल्स होते हैं,
उनको आप कहीं पे भी क्या कर सकते हो, थ्रू आउट प्रोग्राम यूज कर सकते हो। आ गई बात समझ में? ओके, नाउ व्हाट इज डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन? डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का मतलब आपको पता है, इसका मतलब होता है कि आप जो भी प्रोग्राम बनाने जा रहे हो उसका डॉक्यूमेंटेशन कर दो, ठीक है। एंड इट इज नॉट रीडेबल बाय कंपाइलर। एक कंपाइलर करके होता है, अभी बताऊंगा कंपाइलर क्या करता है। कंपाइलर आपकी इस हाई लेवल लैंग्वेज को रीड करता है और इसको मशीन को समझाने का काम करता है मशीन लैंग्वेज में। आगे बात समझ में कि एक तरीके का इंटरप्रेटर समझते हो ना, कि एक आदमी जैसे सपोज, ठीक है, इंडियन पीएम बात कर रहे हैं, वो हिंदी जानते हैं, और जापानीज पीएम है, वो जापानीज जानते हैं। अब क्या हो, दोनों कैसे बात करें, ठीक है। तो एक बीच में उनका इंटरप्रेटर होता है। इंटरप्रेटर का मतलब बीच में एक इंटरप्रेटर होता है जो हिंदी भी जानता है और जापानीज भी जानता है, और वो क्या करता है, कन्वर्जन का क्या कर रहा होता है, काम कर रहा होता है। गेटिंग माय पॉइंट? सिमिलरली लाइक दैट अ कंपाइलर, इंटरप्रेटर भी होता है। यहाँ पे कभी किसी दिन बताऊंगा व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इंटरप्रेटर एंड कंपाइलर। ओके, तो कंपाइलर इज समथिंग व्हाट विच रीड्स दिस लैंग्वेज, इस हाई लेवल लैंग्वेज को रीड करेगा और उसको मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा, और मशीन उसको क्या कर सकती है, समझ सकती है। आ गई बात समझ में? तो ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन होता है, और ये इसके अंदर आप इसको क्या करते हो, डिफाइन कर देते हो। गेटिंग माय पॉइंट? किसको आप क्या कर देते हो, डिफाइन कर देते हो, और यहां पर आप इसको कमेंट कर देते हो। क्या कर देते हो, कमेंट। अभी सिखाऊंगा कमेंट करने का क्या मतलब होता है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इज नोन एज कमेंटेड सेक्शन। ओके, कमेंटेड सेक्शन वो होता है जिसको कंपाइलर बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देता, वो उसको रीड आउट नहीं करता, ठीक है। लेकिन ये किस लिए होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, कि आपको पता रहे। जैसे आपको लिखना है कि राइट अ प्रोग्राम टू ऐड 2 वेरिएबल्स, तो ये आपका एक डॉक्यूमेंट पार्ट हो गया, बट ये कंपाइलर के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने उसको क्या किया, एक डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन दिया और उसको कमेंट कर दिया। कमेंट करना सिखाऊंगा अभी, ठीक है। आफ्टर दैट, ठीक है, देयर इज कॉल्ड अ लिंक सेक्शन। अब ये डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन क्लियर है आपको, कि डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन में आप केवल जो चीज करने वाले हो, ठीक है, उसकी रीडेबिलिटी के लिए कोई और भी उसको रीड करे तो उसको पता रहे कि आप लोगों ने बेसिकली यहाँ पे क्या किया है, लेकिन उसको कमेंट कर देते हैं जिससे कंपाइलर उसको रीड नहीं करे। कंपाइलर केवल कोड को रीड करता है, ओके। कमेंट सेक्शन को कंपाइलर कभी भी रीड नहीं करता। उसके बाद आता है आपका लिंक सेक्शन। सेकंड वन इज नोन एज लिंक सेक्शन, ओके। तो बेसिकली व्हाट इज अ लिंक सेक्शन? अब आपको, आप इस तरीके से समझिए इसको, कि यहाँ पर ये जो कंपाइलर होता है, हर कंपाइलर के लिए डिफरेंट लाइब्रेरीज बनाई जाती है। क्या बनाई जाती है? देयर आर सम सर्टेन लाइब्रेरीज। अब आपको मालूम है व्हाट इज द फंक्शनैलिटी ऑफ लाइब्रेरी, आपको मालूम है, जस्ट एग्जांपल, ठीक है। आपको एक लाइब्रेरी में जाते हो तो बेसिकली आप क्या है, एक रेफरेंस लेने के लिए आप लाइब्रेरी में जाते हो। आ गई बात समझ में? लाइब्रेरी के सेक्शन है, सपोज हियर फिजिक्स बुक, ऐसे सेक्शंस बने होते हैं, ठीक है। कहीं पे केमिस्ट्री की बुक्स होंगी, कहीं पे मैथमेटिक्स की बुक्स होंगी, कहीं पे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की बुक्स होंगी। इस तरीके से लाइब्रेरी के अंदर क्या हो, ठीक है, अलग अलग सेक्शंस बने होते हैं। या आप ये कहिए फिजिक्स की एक लाइब्रेरी है, केमिस्ट्री की एक लाइब्रेरी है, मैथ्स की एक लाइब्रेरी है, ठीक है, और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की एक लाइब्रेरी है। लाइक दैट देयर इज सम सर्टेन लाइब्रेरीज आर देयर। व्हाट बेसिकली यू आर डूइंग, अगर आपसे कुछ पूछा जाए, सपोज आपसे पूछा जाए व्हाट इज फैराडे लॉ, तो आप सबसे पहले, अगर आपको नहीं पता, ठीक है, लेकिन आपको मालूम है कि रेफरेंस कहां पर है उसका, रेफरेंस इज इनसाइड बुक्स इन फिजिक्स लाइब्रेरी, ठीक है। कोई बुक होगी, बुक का ऑथर होगा, ऑथर का नेम पता होगा, तो आप बेसिकली क्या करोगे, उस क्वेश्चन को सबसे पहले कहां पे आपको जाओगे, आप वो बुक खोलोगे, उस बुक में से उसको कंफर्म करोगे। अगर वो उसके अंदर है तब तो आप उसको ऑथेंटिकेट कर दोगे कि हाँ भाई ये ऑथेंटिकेशन है, ठीक है। लेकिन अगर वो नहीं है उस बुक में, तो आप कहोगे वेदर द क्वेश्चन इज ऑथेंटिकेट और नॉट।
ओके कि ये क्वेश्चन है भी या नहीं है कि व्हाट इज फैराडेज लॉ। गेटिंग माय पॉइंट, आ रही है मेरी बात समझ में। तो देयर आर सम सर्टेन लाइब्रेरीज, दीज आर नोन एज प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज। ओके, अब ये प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज क्या होती है, अलग अलग तरीके की लाइब्रेरीज होती है। जैसे एक लाइब्रेरी आती है, इसके अंदर हम लोग यूज करेंगे, और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूज के लिए, हैश इंक्लूड। ठीक है, stdio.h। ठीक है, दिस इज नोन एज stdio.h, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट एच। डॉट एच एक्सटेंशन है। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी। एक लाइब्रेरी है, ठीक है, जो डिफाइन की गई है सी कंपाइलर के लिए, कि अगर आप यहाँ पे इसमें कुछ, हम अभी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यूज करेंगे, और वो जैसे होते हैं प्रिंट एफ, किसी चीज को प्रिंट करवाना हो या किसी चीज को रीड करना हो कीबोर्ड के थ्रू, तो स्कैन एफ, प्रिंट एफ, ये कुछ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होते हैं। ओके, तो ये जो स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट होते हैं, इनको रीड करने के लिए, ठीक है, अगर आपने जैसे लिखा प्रिंट एफ, अब कंपाइलर इज स्मार्ट एज वेल एज डम्ब। ठीक है, स्मार्ट भी है और डम्ब भी है, डम्ब का मतलब मूर्ख भी है। अगर ये प्रिंट एफ इस लाइब्रेरी में डिफाइंड है, तब तो कंपाइलर उसको समझ लेगा कि हाँ भाई इट्स ओके। लेकिन अगर ये प्रिंट एफ इस लाइब्रेरी में नहीं है, तो वो एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर दे देगा। गेटिंग माय पॉइंट, आ रही है मेरी बात समझ में? तो देयर आर सम सर्टेन लाइब्रेरीज, प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज है ऑलरेडी, जो बनी हुई है कंपाइलर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ऐसे ही एक लाइब्रेरी होती है math.h। ये जो math.h लाइब्रेरी है, इसके अंदर सारे मैथमेटिकल फंक्शंस डाल दिए जाते हैं। आ गई बात समझ में? तो जिससे आप उनको जब प्रोग्राम के अंदर यूज करो यहाँ पर, तो कंपाइलर जब उसको रीड करे, तो कंपाइलर सबसे पहले चेक करेगा कि वो है या नहीं है, किसके अंदर? math.h के अंदर। आ रही है मेरी बात समझ में? जैसे सपोज आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए धराचार्य इक्वेशन का यूज किया, अगर धराचार्य इक्वेशन math.h लाइब्रेरी में है और आपने उसका यूज किया है यहाँ पर, तो कंपाइलर उसको रीड करेगा। रीड करके अगर वो उसको math.h में मिली, तब तो ठीक है, अदरवाइज वो क्या दे देगा? प्रोग्राम में एरर जनरेट कर देगा। आ गई बात समझ में? गेटिंग माय पॉइंट? तो यहाँ पर दिस इज द लिंक सेक्शन। आप जो भी लिखते हो, आप यहाँ पे जो भी प्रोग्राम लिखते हो, उस प्रोग्राम का लिंक करना जरूरी होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरीज से। आ गई बात समझ में? तो दिस सेक्शन इज पर्टिकुलरली सेक्शन दैट इज नोन एज लिंक सेक्शन। ओके, तो जब भी हम लिखेंगे इस तरीके से लिखेंगे लिंक सेक्शन को, हैश इंक्लूड stdio.h, हैश इंक्लूड math.h। तो जब मैं वहां लिखूंगा तो मैं कह दूंगा ये लिंक सेक्शन है। अब आपको समझ में आ जाएगा लिंक सेक्शन का बेसिकली मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिंक सेक्शन। ओके, उसके बाद आता है कुछ पर्टिकुलर, अगर डिफाइन करना हो आपको कोई भी पर्टिकुलर, कोई भी चीज को यहाँ पर आपको क्या करना हो? डिफाइन करना हो। ठीक है, तो जितने भी सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स होते हैं, अभी आपको बताऊंगा क्या होते हैं सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स, उनको हम लोग कहां पर डिफाइन कर सकते हैं? इस डेफिनेशन सेक्शन में उन सिंबॉलिक कॉन्स्टेंट्स को क्या करते हैं? डिफाइन करते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, और फिर मैंने आपको बताया ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। जैसे सपोज मैंने दो इंटीजर डिफाइन कर दिया, int, इंटीजर को int से यूज करते हैं, और x और y दो अब ऐसे वेरिएबल डिफाइन कर दिए जो इंटीजर है। ठीक है, उन इंटीजर्स का मुझे यूज करना है, मेन प्रोग्राम में भी कर सकता हूं मैं उनका यूज, ठीक है, और मैं उनका कहीं पे भी यूज कर सकता हूं थ्रू आउट दिस प्रोग्राम। लेकिन अगर यही डिक्लेरेशन कहां पे किया होता? इंटीजर x और y किसके अंदर? मेन फंक्शन के अंदर किया होता। ठीक है, और इसका यूज यहाँ पे करता, तो ये आइडेंटिफाई नहीं करता, कंपाइलर इसको आइडेंटिफाई नहीं करता। कहां पर? यहाँ पर। ओके, जैसे मैंने लिख दिया z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। अब इसका यूज यहाँ पे कर रहा हूँ, डिक्लेयर यहाँ पे किया है, और कैसे डिक्लेयर किया है? लोकली डिक्लेयर किया है, क्योंकि केवल इस फंक्शन के लिए डिक्लेयर किया है। अगर यहाँ पे z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई यहाँ लिखा होता, तो ये तुरंत आइडेंटिफाई कर लेता कि x और y क्या है। आ गई बात समझ में?
लेकिन अब हमने इसको डिफाइन तो यहाँ किया इस सेक्शन के अंदर और यूज किया मैंने कहीं और, तो ये लोकल वेरिएबल है, ये लोकल वेरिएबल आइडेंटिफाई नहीं करेगा। आ गई बात समझ में? ठीक है, सो दिस इज व्हाट वी कॉल ग्लोबल। कई बार हमें ऐसे वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है जिनको मुझे लोकली यूज नहीं करना, मुझे और कहीं पे भी उनका यूज करना है, तो मैं उनको यहाँ पर डिक्लेयर कर सकता हूँ। जरूरी नहीं हर प्रोग्राम में मिलेंगे आपको, जरूरी नहीं आपको डेफिनेशन सेक्शन हर प्रोग्राम में मिलेगा, हाँ लेकिन लिंक सेक्शन मिलेगा आपको हर जगह हर प्रोग्राम। तो डेफिनेशन सेक्शन और ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन, ये आपको पता चला। फिर ये मेन फंक्शन होता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। जो भी फंक्शनैलिटी आपको डिफाइन करनी है, जो भी लॉजिक आपको डिफाइन करना है, ठीक है, वो आप किसके अंदर डिफाइन करते हो? इस पर्टिकुलर मेन फंक्शन के अंदर आप क्या करते हो? डिफाइन करते हो। आ गई बात समझ में? तो मेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर। ओके, कई बार ऐसा होता है कि आपने एक प्रोग्राम, एक रिपीटेटिव है, एक कोई भी एक फंक्शन कोई भी रिपीटेटिव है, 10 जगह यूज आ रहा है। अब 10 जगह यूज आ रहा है तो जरूरी नहीं है आप 10 बार मेन फंक्शन लिखो, आप उसके लिए अलग अलग मेन फंक्शन लिखो, काम तो कर जाएगा, काम तो कर जाएगा अलग अलग वो करने के लिए, लेकिन सेम फंक्शनैलिटी को अगर आपने 10 बार लिखने की बजाय एक बार लिखा और उसके लिए अलग अलग सब प्रोग्राम सेक्शन बना लिए, तो आप एक ही मेन प्रोग्राम का यूज करके आप क्या कर सकते हो? अलग अलग फंक्शंस को क्या कर सकते हो या उनको डिफाइन कर सकते हो। दिस इज द यूटिलिटी ऑफ सब प्रोग्राम सेक्शन। कोई चीज 10 बार लिखोगे उससे बेटर है उसको एक बार लिखो और उसको रीयूज कर लो, उसी का बार बार हर जगह जहां पे भी आपको यूज करना हो आप उसका क्या कर सकते हो? रीयूज कर सकते हो। सो दिस इज द बेसिकली व्हाट वी कॉल्ड सब प्रोग्राम सेक्शन। आ गई बात समझ में? ओके, तो ये फॉर्मेट है, किसी भी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का एक पर्टिकुलर क्या है? फॉर्मेट है, जो आपको क्या होना चाहिए? पता होना चाहिए। जब प्रोग्राम लिखोगे तो इसी पिक्चर से आप उसको क्या करोगे? बार बार उसको लिंक करके देखोगे, फिर आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा कब किस चीज का यूज करना है और कब किस चीज का यूज नहीं करना। जरूरी नहीं हर प्रोग्राम में सब प्रोग्राम सेक्शन हो। आ गई बात समझ में? जरूरी नहीं हर प्रोग्राम में ग्लोबल डिक्लेयर करने पड़े, ठीक है, ग्लोबल डिक्लेरेशन हो। ओके, गेटिंग माय पॉइंट? तो बेसिकली हमें किसके ऊपर वर्कआउट करना है? बेसिकली हमें इस फॉर्मेट के ऊपर यहाँ पर क्या करना है? वर्कआउट करना है। टिल हियर अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया हो, पूछना चाहे तो पूछ सकता है।